हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज हम लोग प्यारे साथियों बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। लूसेंट समान ज्ञान जो है आप लोगों के लिए जो रामबाण होने वाला है, उसमें आज हम लोग बढ़ चुके हैं चौथा चैप्टर में। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा, हम लोगों का जो बातचीत होना होगा, वो होगा पृथ्वी के घूर्णन के ऊपर, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम के ऊपर, साथ ही साथ अगर बात करें लिफ्ट के ऊपर, बात होने वाला है ग्रह के नियम के ऊपर, बात होने वाला है हम लोगों का किस तरीके से कम या ज्यादा घूर्णन गति को किया जाए, जिसके कारण से दिन का समय बढ़ सकता है, घट सकता है। इन सारे बातों पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको निश्चित तौर पर 100% फायदे जरूर होंगे। तो आइए, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वीडियो को और क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण। तो आज का हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों का होने वाला है गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बात को समझना है ध्यान से। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए अगर हम ये कहें दो पिंडों के बीच तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की वैसा बल होता है जो तो दो पिंडों के बीच में कार्यरत होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित नहीं बल्कि आकर्षित करते हैं, अपनी अपनी ओर खींचते हैं। जिनके पास ज्यादा ताकत है वो उनको खींच पाते हैं, जिनके पास ताकत नहीं है वो नहीं खींच पाते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग कहें एक पिंड पृथ्वी है, दूसरा पिंड जो है कि हम किसी वस्तु को मान लें और ऊपर की ओर उछालें, तो पता चलेगा वो लौट करके पृथ्वी पर आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है उस वस्तु की तुलना में, इसलिए वो वस्तु कहां आ जाता है? तो हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी पर आ जाता है। यहां पर बात कहता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। और भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि पूरा नाम जो है इनका सर आइजक न्यूटन है। सर आइजक क्या है? सर आइजक न्यूटन है। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जिनको हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसके अनुसार जो है इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने कितनी बातें कही? दो बातें कही। सबसे पहले अगर बात कहा गया तो इनके द्वारा कहा गया कि दो पिंड है, इसके बीच में लगने वाला बल जो है आकर्षण बल वो F है, और इसका द्रव्यमान जो है इसका m1 है और इसका m2 है, और इसके बीच में लगने वाला जो बल है वो आपका आकर्षण बल F है। ऐसा इन्होंने पहले कथन में कहा। दूसरा कथन में इन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग कहा कि पिंड तो वही है जिसको हम लोग m1 माने थे, और इसका जो है कि एक और पिंड है जिसको हम लोगों ने m2 माना है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इसके बीच की दूरी जो है वो r है। इसके बीच की दूरी क्या है? r है। चाहे तो आप यहां पर बड़ी r भी रख सकते हैं, छोटी r भी रख सकते हैं। देखिए इस नियम को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं। तो उन्होंने दो बातें कहा। दो बातों में उन्होंने पहला बात ये कहा कि जो लगने वाला आकर्षण बल है दोनों पिंडों के बीच का, वो जो है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि लगने वाला आकर्षण बल जो है वो दोनों वस्तुओं के, दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसको समीकरण 1 कहें और ये समीकरण हम लोगों का 2 हो जाए, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में हम मर्ज करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और कितना से? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 हम लोगों का ये जो है इधर F ही है,
तो समानुपाती ये दोनों हम लोगों का क्या होगा, आपस में गुना होगा। एक के साथ में m1 m2 को गुना करेंगे, m1 इंटू m2 होगा और बटे का r स्क्वायर बनेगा। समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट राशि लाएंगे जिसको हम लोग g कहेंगे, और ये m1 इंटू m2 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा r स्क्वायर। अब बात को यहां पर समझना है कि आखिरकार अगर g बराबर निकालें तो यह भाग से इधर आके गुना में हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा m1 इंटू m2 हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा। ये हम लोगों का g का मान होगा, यानी g का जो सूत्र होना चाहिए वो होगा, और ये f बराबर होगा, जहां हम कह सकते हैं कि m1 बराबर जो है ये पहली वस्तु का द्रव्यमान है, और m2 बराबर जो है ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, और यहां पर आपका जो r जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है, और f जो है आकर्षण बल है, और साथ ही साथ अगर g की बात करें तो g बराबर जो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक क्या है, नियतांक है। ये हम लोगों का जो है कि यहां पर बन जाता है, और r का मान हर हमेशा आप याद रखेंगे, इसका जो मान होता है पृथ्वी की त्रिज्या वो होता है 6400 किलोमीटर। सवाल को हल करते समय हर हमेशा आपको 6400 किलोमीटर ही रखना पड़ेगा, चाहे अब आप इसको मीटर में बदल लीजिए, चाहे किलोमीटर में ही रख के सवाल बनाइए, लेकिन आपको 6400 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या लेना पड़ेगा। यहां पर एक बात और क्लियर कर दें आप सभी को कि मन में लग रहा होगा कि यदि पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि पृथ्वी का व्यास जो है एक छोर से दूसरा छोर तक जो है वो हम लोगों का हो जाएगा 12800। 12000 कितना, 800 हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी का त्रिज्या जहां पर हम लोग खड़े होते हैं वहां से नीचे की ओर लिया जाता है, इसलिए आप ये कभी भी अनुमान नहीं लगाएंगे कि पृथ्वी का जो है व्यास 12800 किलोमीटर होता है और 12800 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर तक जाया जा सकता है, ये बिल्कुल भी गलत बात होगा। तो जहां पर खड़े रहते हैं वहीं से 6400 किलोमीटर नीचे की ओर पृथ्वी का त्रिज्या होता है। ये हम लोगों का सूत्र निकला। अब इन्हीं चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस चीज में कि क्या दिया हुआ है। कहता है किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहा जाता है माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटे का r स्क्वायर, जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और जिसका मान जो है 6.67 गुना 10 पर पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इस मान को दिया था सबसे पहली बार किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आप इसको याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक G का मान जो है सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में आपका यह प्रति में किलोग्राम स्क्वायर। इन्हीं चीजों को हमने पूर्णतः ढंग से यहां पर जो है कि हल करने का कथनों को प्रयास किया है। आप समझ रहे होंगे, पहला वाला कथन के अनुसार F समानुपाती m1 इंटू m2, दूसरे कथन के अनुसार F समानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को जब मर्ज किया गया तो F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, तो G बराबर में F इंटू r स्क्वायर बटे में हो जाएगा आपका m1 इंटू m2 हो जाएगा। और यहां पर m1 जो है पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 जो है दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, F जो है बल है, और G जो है सार्वत्रिक नियतांक है गुरुत्वाकर्षण का, और इसका मान हर हमेशा 6400 किलोमीटर ही लेना है।
उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको ये चीजें समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो आपके काम का लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम बार बार क्लास को लेकर के आते रहें और मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की ओर। अगला कहता है गुरुत्व। गुरुत्व क्या है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ये बात सही है। कहता है यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। यदि आपने दो वस्तु ले रखा है और दो वस्तु में यदि आपके दोनों वस्तु के बीच में लगने वाला जो बल है वो बल अगर आपका F है, लगने वाला बल क्या है? अगर आपका F है और ये इसका जो है इसका मान m1 है और इसका m2 है और इसके बीच का दूरी जो है वो r है, तो इसका मतलब ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार है। लेकिन यदि आप एक वस्तु को पृथ्वी मान लेते हैं यानी अर्थ मान लेते हैं तो इसके द्वारा लगने वाला जो बल है उसी को हम लोग गुरुत्व कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे भाइयों कि यदि पृथ्वी रहे और कोई अन्य वस्तु रहे, उन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो है वो आपका गुरुत्व बल कहलाता है। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसी नियम के आधार पर कहा गया। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तब ये जो है ना इसको खींचना शुरू कर देगा। अगर ये पृथ्वी है तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, या इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं। कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण भी इसी को कहते हैं, जिसका कि मान हर हमेशा आपको सवाल बनाते समय 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना पड़ता है। और ये सवाल कब आता है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर आ रहा होता है, उसमें तब आपको जी का काम लगेगा और जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो यहां से प्यारे साथियों ये चीज तो क्लियर हो गया कि पृथ्वी और अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है वो आपका गुरुत्व बल है, और गुरुत्व बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा उसी को हम लोग गुरुत्व त्वरण कहेंगे। और गुरुत्व त्वरण का मान जो है वो आपका छोटी जी से निरूपित किया जाता है और उसका मान होता है कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सारा चीज इसमें है। अगर आपको देखिए याद चीजें नहीं रहता है, हम बार बार आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास में भी ये बुक हो सकता है, मेरे पास में भी बुक है, हमने भी इस बुक को पढ़ा है, आपने भी इस बुक को पढ़ा होगा, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका शायद हो सकता है मेरे ख्याल से ना आया हो। तो हम इस पर पूरा एक वीडियो जो है प्रॉपर ढंग से लेकर के आएंगे, कैसे आपको लूसेंट का अध्ययन करना है। लेकिन अध्ययन तो इतना क्लियर है कि अध्ययन करना है तो लूसेंट से ही करना है, क्योंकि ये बुक नहीं बल्कि अपने आप में एक नोट्स है, प्रॉपर ढंग से नोट्स है। और आप अगर इसका अध्ययन कर लेते हैं पूरे लूसेंट का, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में आदमी जो है हिलाने से पहले सोचेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं क्वेश्चन मेरे लायक का आया है, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात रही अदरवाइज बुक पढ़ने का, और भी आप जितना पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अनगिनत बुक पढ़िए, हर बुक में आपको ये चीज मिलेगा। साथ ही साथ लूसेंट अगर आपके पास है तो वीडियो के बाद लूसेंट को पढ़िए, या लूसेंट को पढ़ने के बाद अगले टॉपिक पर वीडियो जो आएगा उसको जरूर देखिए। तो ऐसा काम करने से आपका पढ़ाई लिखाई मजबूत होगा और एक कदम आपका पढ़ाई ऊंचा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चीजों में। अगला टॉपिक आता है गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। अगर देखा जाए कि अगर आप कहेंगे कि वस्तु जो है ना मेरा 1 ग्राम का है, इस पर कौन सा गुरुत्व बल लगेगा? नहीं लगना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है।
आपका जितना भी गुरुत्व बल होता है वो किसी भी वस्तु के आकार, द्रव्यमान, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका रूप रेखा जो भी बनावट हो, इस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। आप इस बात को याद रखें। छोटी वस्तु गिराइए फिर भी देखिए ऐसे ही गिराइएगा तो नीचे ही जाएगा, और अगर बड़ी वस्तु गिराइएगा फिर भी आपका पृथ्वी ही खींचेगा। इसका मतलब गुरुत्व बल जो है ना, किसी भी आकार, किसी भी द्रव्यमान और किसी भी आप कह सकते हैं रूप पर निर्भर नहीं करता है। आगे अगर बढ़े, कहता है सबसे पहले जी के मान में परिवर्तन। कैसे कैसे जी के मान में परिवर्तन होता है? तो नंबर 1 कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। प्यारे साथियों, आप जो है ना जहां पर निवास कर रहे हैं वो पृथ्वी का सतह है, और इस सतह से जब आप ऊपर जाएंगे या इस सतह से नीचे जाएंगे तो आपका जो है जी का मान क्या होगा? घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। बार बार बोलिए, रिपीट कीजिए मेरे साथ में कि जी का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आगे कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी का जो ध्रुव होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो है वो महत्तम होता है, सबसे अधिक होता है जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर। अगला कहता है विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। यदि आप विषुवत रेखा पर जाएंगे, विषुवत रेखा के पास भी जाएंगे तो वहां पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। आगे चौथा नंबर कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का रफ्तार घूमने का बढ़ जाए तो जी के मान में क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगा। अगर जितना रफ्तार से पृथ्वी भी घूम रहा है और उसके रफ्तार को अगर बढ़ा दिया जाए तो जितना आप बढ़ाएंगे जी के मान में उतना कमी आएगा। अगला 5वां कहता है पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अब बस इतना याद रखिए, घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो फिर जो है कि जी का मान घटेगा, और अगर घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गया। अगला पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाइएगा तो जी का मान घटना शुरू हो जाएगा, यानी घटता है, और अगर पृथ्वी के ध्रुव पर जाइएगा तो जी का मान महत्तम होता है, और अगर विषुवत रेखा पर जाइएगा जी का मान सबसे न्यूनतम हो जाता है। ये 5 तरह का बात है जी के मान में परिवर्तन होने का। यानी फिर से एक बार हम बोलते हैं, आप भी मेरे साथ में बोलिए और याद रखने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटता है। दूसरा, पृथ्वी के ध्रुव पर यानी पोल पर जी का मान महत्तम होता है। तीसरा, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। चौथा नंबर, पृथ्वी के गति बढ़ने से जी का मान कम होता है। 5वां, पृथ्वी का घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाता है। ये 5 बातों को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई प्रश्न बन जाएगा। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी जीडी के लिए हो, आर्मी के लिए हो, चाहे आप बिहार पुलिस के लिए हो, चाहे किसी भी छोटे बड़े सभी एग्जाम के लिए हो, उसके लिए यह क्वेश्चन बन सकता है यहां से एक प्रश्न। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है कि नोट में यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, पृथ्वी जिस रफ्तार से घूम रही है उसमें अगर 17 गुना परिवर्तन कर दिया जाए, चाल को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, तो भूमध्य रेखा पर रखा हुआ जो वस्तु है उसका भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यानी वहां भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। वहां पर सभी वस्तु जो है आपस में अपने सतह को छोड़ करके ऊपर उठने लगेंगे, या जो वस्तु जहां है वहीं पर टिकना शुरू कर देगा, ऐसा स्थिति हो जाएगा। लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भूमध्य रेखा पर का वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, जबकि ध्रुव पर के जी के मान में कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं होगा। अगला कहता है ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1 घंटे 40 मिनट या 84 कह सकते हैं, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 4 मिनट। यहां पर देखना होगा थोड़ा सा जो है ना, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, और इधर का जो है ये
मिनट में कन्वर्ट जो किया गया है, अगर 84 को 60 से ही भाग दे दिया जाए तो देखते हैं 84 को 60 से ही भाग दे करके क्या ये सही है कि नहीं है। 84 को 60 से भाग दिया जाए तो यहाँ से 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, यानी ये आपका 1.4 ही आएगा। तो बस इतना समय ना 1.4 घंटे का या 84 मिनट का हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन 17 गुना होने से ऐसा सब बात हो सकता है 24 घंटे का दिन घट करके हो जाएगा आपका 84 मिनट या 1 घंटे 4 का हो जाएगा, 1.4 घंटे का। कहता यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर से सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। यदि पृथ्वी आपका घूमना बंद कर दे तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि जी का मान ध्रुव को छोड़ करके सभी जगह पर बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगले चीजों के लिए बढ़ते हैं। अगला हम लोगों के लिए है, कहता है लिफ्ट में पिंड का भार कैसे कैसे परिवर्तन होता है, इस चीजों पर चर्चा किया गया। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा लिफ्ट में। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। कभी आपने जो है ऐसा तो जरूर देखा होगा, कम या ज्यादा हाइट से आप कभी कूद कर देखे होंगे। कूद कर अगर देखे होंगे तो क्या होता है, जैसे आप किसी चीज पर उछाल मारते हैं यानी छलांग मारते हैं, भार आपका ज्यादा महसूस होता है। लेकिन वहीं अगर आप गिरने लगते हैं तो आपको भार शरीर में जो है ना वो शून्य के बराबर महसूस होता है, यानी घट जाता है, आपका जो है ना घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो कोई भी वस्तु रहेगा उसमें कोई भी भार में परिवर्तन चेंजिंग नहीं होगा। 4 नंबर का था, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है। यही भारहीनता की स्थिति है। यानी भारहीनता किसको कहेंगे तो पता चल गया कि यदि कोई पिंड में कोई लिफ्ट में कोई वस्तु जो है, कोई पिंड जो है स्थित है, यदि उसका डोरी टूट जाए तो वो पिंड का भार जो है ना वो पूरा का पूरा जो है कि समाप्त हो जाएगा और भारहीनता आ जाएगी, शून्य भार हो जाएगा उसका। ठीक है। अगला 5वां नंबर कहता है यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। यानी जब भी कभी देखेंगे आप कि लिफ्ट नीचे उतरते समय अगर उन्होंने अपना गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका अधिक हो गया तो लिफ्ट में जितना भी वस्तु है वो सारा का सारा वस्तु फर्श से सीधा छत में जाकर के लग जाएगा। यानी एक तरीके से कह सकते हैं लिफ्ट जितना लाभकारी चीज है उतना लाभकारी के साथ साथ जो है कि हम लोगों के लिए हानिप्रद भी है। अब इस चीज को इसी 5 बातों से आप समझ सकते हैं। ऊपर जाते हैं तो भार कैसा प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ, नीचे आते हैं घटा हुआ, और अगर एक समान वेग से तो कोई परिवर्तन नहीं। अगर नीचे उतरते समय जो है डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट में भारहीनता आ जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, और नीचे उतरते समय गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया, अचानक से धड़ से नीचे आ गया तो समझिए जितना भी चीज फर्श पर है आप खड़े रहेंगे तो एकदम डायरेक्ट कहां जाके लग जाएंगे तो उसके छत में, लिफ्ट के छत में जाकर के लग जाएंगे। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है हम लोगों का ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने नियम, यानी ग्रह से संबंधित जो है नियम किसने दिया था, तो हम लोग कहेंगे ग्रह से संबंधित नियम जो है वो केपलर साहब ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और केपलर ने क्या कहा था, जरा सब बात को समझते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी पिंड जो है वो
सूर्य के चारों ओर वो दीर्घ वृत्ताकार यही हुआ, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जबकि उसका फोकस बिंदु क्या है, वो सूर्य है। फोकस बिंदु क्या है, सूर्य है। ये अगर सूर्य है तो इसके चारों ओर सन है, तो इसके चारों ओर सभी पिंड जो है, सभी ग्रह क्या करेंगे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ऐसा केपलर साहब का प्रथम नियम था। दूसरा कहता है प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह दूर जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहां से प्यारे साथियों आपको एक ही बात याद रखना है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ग्रह है, कोई भी पिंड है, तो यदि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो जैसे ही सूर्य के निकट आएगा उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही सूर्य से दूर जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है। तो केपलर के प्रथम नियम से पता चला कि फोकस बिंदु सूर्य होता है, सारे ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दूसरे नियम से यह पता चला कोई वस्तु सूर्य के नजदीक आने से उसका वेग बढ़ जाता है, और उसके दूर जाने से वेग उसका क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। अगला हम लोगों का बात क्या है, तीसरा नियम इससे संबंधित। देखिए यहां पर कहता है सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का मतलब होता है कि अगर ये बीच में सूर्य है तो एक ग्रह जो है जितना देर में या जितना दिन में इसका जो है एक चक्कर लगाएगा, उसी को हम लोग एक चक्कर को ही क्या कहेंगे, एक चक्कर को यहां पर हम लोग परिक्रमण काल कहेंगे। क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। और परिक्रमण काल का जो संकेत होता है प्यारे साथियों, वो बड़ी टी होता है। परिक्रमण काल का वर्ग टी का स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात तृतीय नियम इन्होंने कहा कि जो भी आपका परिक्रमण काल है उनका वर्ग और जो भी इसके बीच की दूरी रही होगी, डिस्टेंस रही होगी आर, उसके तृतीय घन यानी कि तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर के तृतीय नियम से पता चलता है। अगला कहता है अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो ग्रह जितना अधिक दूरी पर होगा उसको उतना ही अधिक समय लगेगा, और जो ग्रह जितना नजदीक होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। जैसे सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, और बुध का परिक्रमण काल कितने समय का होता है, 84 दिन का होता है। जबकि सबसे दूर जो है, दूरस्थ जो है वो वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून कहेंगे, इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। जो जितना दूर उसका उतना समय ज्यादा, जो जितना कम दूरी पर उसका समय उतना ही कम लगने वाला है। ये हम लोगों को केपलर साहब के नियम से पता चलता है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, और सबसे दूर जो है वो वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं, और इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है। 165 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखिए, नोट में कहता आई ई या ए भी कह सकते हैं, IAU ने यम यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। सबसे पहले जो था वो यम था यानी प्लूटो था, सबसे दूरस्थ ग्रह, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, जिसके कारण से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो गया, वरुण हो गया, जिसको नेपच्यून कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष का होता है, जबकि सबसे नजदीक वाला बुध है और इसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। कहता है उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, यानी उपग्रह किसको कहते हैं, सैटेलाइट किसको कहते हैं। तो जो पिंड किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं
एक तो हम लोगों का पृथ्वी जो है एक ग्रह है, ये सूर्य का परिक्रमा करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी का भी परिक्रमा करने वाले कोई पिंड है और उसी पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। आगे प्यारे साथियों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से एक बार धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और कीमती समय निकाल करके वीडियो में आए, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे और आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया और साथ ही साथ जो है कि वीडियो को, क्लास को शेयर किया। इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ प्यारे साथियों, जाते जाते यही कहेंगे कि आप जिन भी विषय से और शुरुआत किए हैं पढ़ने का, तो एक बार फिजिक्स को भी लगा करके देखिए, वीडियो के साथ साथ में बुक को भी रखिए, आपके पढ़ाई में जरूर परिवर्तन होगा। और मेरा दावा है कि आप इस बार जो है एग्जाम होने वाले आगामी एग्जाम में आपका प्रदर्शन पीछे से कई गुना ज्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा और मेहनत बरकरार रहा तो रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे साथियों, इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में और इसी के अगले लेक्चर में। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं।